आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। ठंड भी काफ़ी थी, जिस कारण रात के 8 बजे का माहौल ही काफ़ी रात का समझ आ रहा था। मैं और मेरे घर वाले बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन की रिंग बजते ही मैंने जब फ़ोन की ओर देखा तो उसमें मनोहर काका का कॉल आ रहा था। मनोहर काका का कॉल आता देख मैंने झट से फ़ोन रिसीव किया। मेरे कॉल रिसीव करते ही मनोहर काका ने कहा, बेटा तुम अगर फ्री हो तो जल्दी से गोदाम आ सकते हो, बहुत ज़रूरी काम है। इस पर मैंने मनोहर काका से कहा, हाँ काका मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद मैं घर वालों को बोलकर अपनी बाइक लेकर मनोहर काका के गोदाम की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल मैं काफ़ी सालों से मनोहर काका के गोदाम में काम किया करता हूँ। अब मनोहर काका मुझे अपने गोदाम की सारी जिम्मेदारी दे दी है, जिस कारण कुछ ज़रूरी काम पड़ने पर मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। खैर मनोहर काका का गोदाम मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं बाइक चलाकर मनोहर काका के गोदाम पर पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है काका, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर मनोहर काका ने कहा, वो बेटा अभी का भी अर्जेंट लालपुरा गांव में हमें 20 बोरी चावल देनी होगी, अर्जेंट है। साथ ही साथ आते वक्त लालपुरा गांव के ज़मींदार से 20 बोरी चावल के पैसे भी लाना है। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो तुम क्या जाओगे? मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने मनोहर काका को वहाँ बोलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया। जिसके बाद मैंने मनोहर काका से कहा, काका मेरे साथ टेम्पो लेकर कौन जाएगा? तो ये पूछने पर मनोहर काका ने बताया कि मेरे साथ टेम्पो लेकर अजय जाने वाला है। जिसके बाद हमने फटाफट से 20 बोरी चावल और टेम्पो में लोड किया और लालपुरा गांव की तरफ निकल पड़े। हमें निकलते निकलते रात के 10 बज गए थे। लालपुरा गांव हमारे गांव से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था, तो हमें चावल देकर आते आते सुबह हो जाएगी। खैर बाहर ठंड इतना फैला था कि हमें पूरे रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई आदमी। पूरे रास्ते पर फैला था तो सिर्फ घना अंधेरा और कोहरा, जिस कारण रात के 10 बजे का माहौल आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। ऊपर से कोहरे पर पड़ रही हमारी हेडलाइट की रोशनी सफ़ेद बर्फ के समान मालूम पड़ रही थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अजय भी टेम्पो को थोड़ा दबाकर ही चला रहा था। करीब आधा घंटा टेम्पो चलाने के बाद अजय ने टेम्पो को हाईवे से अलग एक सुनसान रास्ते पर ले लिया। मैं पहली बार लालपुरा गांव जा रहा था, तो मुझे रास्ते का कुछ भी पता नहीं था। अजय से पूछने पर पता चला कि यही रास्ता लालपुरा गांव जाता है, तो मैं चुपचाप दुबक कर अपनी सीट पर बैठा रहा। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल और लंबे लंबे पेड़ होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक हमारी टेम्पो की हेडलाइट ब्लिंक करने लगी। टेम्पो के हेडलाइट को ब्लिंक करता देख हम दोनों एकदम से चौंक गए कि आखिर हमारे टेम्पो को ये हुआ तो हुआ क्या। लाइट इस तरह से ब्लिंक क्यों कर रही है कि मानो अभी बंद ही पड़ जाएगी। और वैसा ही हुआ। 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही हम काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हमारी टेम्पो भी अचानक से रुक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। टेम्पो के रुकते ही मैंने अजय से कहा, यार अजय ये सब क्या हो रहा है? मगर अजय का चेहरा देखकर मैं साफ साफ समझ पा रहा था कि अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
मगर अजय के चेहरे पर मुझे डर साफ दिख रहा था। जिसके बाद मैं टेम्पो का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही अजय भी मेरे साथ साथ बाहर निकला, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक ना तो हमारे अलावा उस रास्ते पर कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई लोग जिससे हम मदद मांग सकें। इस पर मैंने अजय से कहा, अजय तू एक काम कर, टेम्पो के पास ही खड़े होकर निगरानी कर, मैं आगे जाकर कोई मदद देख कर आता हूँ, अगर मिले तो लेकर आऊँगा। इतना बोलकर मैंने टॉर्च निकाला और आगे मदद लाने के लिए चलता बना। काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हमारी टेम्पो भी अचानक रुक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यही सब सोचते सोचते मैं चलता रहा। मैं अब काफ़ी दूर आ गया था, मगर अब भी मुझे पूरे रास्ते पर घने अंधेरे और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मगर जैसे ही मैं और 2-3 कदम आगे बढ़ा कि तभी मुझे जंगल के बीच आग जलती हुई दिखी। उसको देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर वहाँ कोई आदमी होगा जो ठंड में आग जलाकर बैठा होगा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आग की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर चलते चलते जैसे ही मैं उस आग के पास पहुंचा तो वहाँ बहुत से लोग एकदम से आ गए। मैं चौंक गया, क्योंकि जैसे ही मैं आग के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा तांत्रिक आग के पास बैठा हुआ है और उस तांत्रिक के इधर उधर 4 कंकाल घूम रहे हैं। एक साथ इतने सारे भूतों को देखकर मैं एकदम से कांपने लगा और कांपते कांपते मेरी चीख निकल गई। पर मेरे चीखते ही सभी भूत मेरी ओर बढ़ने लगे। सभी भूतों को मेरी ओर आता देख मैं एकदम से भागने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक मेरे पैर मिट्टी में धंस गए। मैं समझ गया था कि उस तांत्रिक के काले जादू ने मुझे जकड़ लिया है और अब मैं मरने वाला हूँ कि तभी 4 कंकाल एकदम से आकर मेरे पास खड़े हो गए और उनमें से एक ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला सा दिखने लगा कि तभी वहाँ अजय और 2-4 लोग आ गए। उनको आता देख तांत्रिक समेत 4 कंकाल हवा में धुआं हो गए और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। बाद में उन लोगों से पूछने पर पता चला कि जो तांत्रिक काला जादू किया करता था और भूत प्रेतों की पूजा किया करता था, मगर एक दिन अचानक उस तांत्रिक ने खुद की बलि चढ़ा डाली। तब से वो और भी शक्तिशाली हो गया। अगर हम नहीं आते तो आज मैं मारा जाता। जिसके बाद हमारी टेम्पो भी चालू हो गई और टेम्पो के चालू होते ही हमें समझने में ये समय नहीं लगा कि टेम्पो का बंद होना भी तांत्रिक की ही काली जादू थी और हम जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रात के 3 बजे का वक्त, वो वक्त जिसमें शैतानी शक्तियों की शक्ति सबसे ज्यादा अधिक होती है। साथ ही साथ इस वक्त को हमारे गांव में शैतानी वक्त भी कहा जाता है। अगर आप भूत प्रेत को मानते हैं तब तो आपको इस वक्त के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप भूत प्रेत को नहीं मानते तो ज़रा रात के 3 बजे घर से बाहर निकलने से पहले ये सोचकर बाहर जाइएगा कि कहीं कोई बाहर आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से लगभग 15 साल पहले, जब मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव में शिफ्ट हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि मेरी नौकरी उस गांव के एक बड़ी सी फैक्ट्री में लगी थी। मेरी नौकरी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की थी। मैं फैक्ट्री पैदल ही आना जाना किया करता था क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं इस गांव में नया आया था। तो मेरे पास ना तो साइकिल थी और ना ही कोई अन्य साधन। भाड़े का एक घर लेकर मैं अकेले ही उसमें रहा करता था।
और नौकरी किया करता था। मेरे घर से फैक्ट्री लगभग 45 मिनट की दूरी पर थी। एक रात ठीक मैं जब 9 बजे फैक्ट्री से काम खत्म करके बाहर निकला तो बाहर बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। बिन मौसम बरसात को देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मगर उस वक्त बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, बारिश तेज होने से पहले जल्दी जल्दी घर चला जाता हूँ। इतना बोलकर मैं जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे ही मैं चलकर आधे रास्ते तक पहुंचा तो वही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। अचानक बारिश के तेज होते ही मैं एकदम से चौंक गया कि अब मैं क्या करूं। जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई दुकान दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। बस रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ और एक छोटा सा घर दिख रहा था। मगर मैं लगभग 1 हफ्ते से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूं, मगर मैंने आज तक उस घर को किसी भी तरह से नहीं देखा था। खैर, बारिश भी काफी तेज हो गई थी और साथ ही साथ बिजली भी काफी तेज गरज रहे थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना बारिश रुकने तक उसी घर में रुका जाए। इतना सोचकर मैं उस घर के दरवाजे के पास गया तो उस घर के दरवाजे के पास मैंने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। पहले पहले तो मैंने सोचा कि शायद घर में कोई होगा, मगर 2-3 बार आवाज लगाने पर भी मुझे घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं दरवाजा खोलकर धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर के अंदर का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के अंदर इतने अंधेरे को देखकर मैंने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की हल्की रोशनी में घर के अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में काफी महीनों से कोई रहता ना हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश के रुकने का इंतजार करना है। बारिश के कारण मैं काफी भीग गया था और अब मुझे ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर के बारामदे में आग जलाई और घर के मेन गेट को बंद करके आग के पास चुपचाप बैठ गया। तो आग के पास बैठने से मुझे काफी राहत मिल रही थी। मेरे बैठे लगभग 2 घंटे बीत गए, मगर बारिश अब भी नहीं रुकी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अब बारिश आज नहीं रुकेगी लगता है। मुझे भी भीग कर ही जाना होगा या पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। मैं इतनी बारिश में भीग कर घर नहीं जाना चाहता। तो मैंने तय किया कि मैं पूरी रात इसी आग के पास बैठकर गुजार लूंगा, जिसके बाद मैं चुपचाप आग के पास बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद मुझे हल्की नींद आने लगी। धीरे धीरे मुझे काफी नींद आने लगी। अभी मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज इस तरह से आ रही थी कि मानो कोई बाहर से चलते हुए घर के करीब आ रहा हो। उस पैर की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि कहीं घर का मालिक चलकर तो नहीं आ रहा। अगर घर का मालिक होगा तो मुझे देखकर क्या सोचेगा कि उसके घर में मैं बिना पूछे कैसे अंदर आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं कहीं छुप जाता हूं, मगर फिर दूसरे ही पल मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अगर मैं छुप जाऊंगा तो कहीं वो आदमी मुझे चोर समझकर मारने लग जाएगा। ये सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। चलते चलते वो आदमी मेन गेट को खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखने लगा, मगर कुछ देर देखने पर भी उस आदमी ने मुझे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। उस आदमी के इस बर्ताव से मैं जहां हैरान हुआ, 2-3 मिनट अंदर बिताने के बाद वो आदमी वापस से चलते हुए मेरे पास आया और आग के पास आकर बैठ गया, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, आप इस घर के मालिक हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने कहा,
आप यहाँ बारिश से बचने के लिए बैठे हैं क्या? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उस आदमी ने कहा, इस घर के मालिक की मौत कुछ महीनों पहले ही हो गई है। वो उसका बेटा शहर में काम किया करता था और वो अकेले ही इस घर में रहता था। उसकी पत्नी की मौत काफ़ी सालों पहले ही हो गई थी। बस बाप बेटे ही थे। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसके बेटे के शहर में एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है। ये खबर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने घर के पीछे वाली तालाब में जाकर खुदकुशी कर ली। तब से उस आदमी की आत्मा इधर उधर भटकते रहती है। तभी कोई लोग रास्ते पर देख लेते हैं तो कभी उसकी आत्मा तालाब के किनारे दिख जाती है। अब हम दोनों को बात करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए थे, मगर मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी जैसे भीग कर आया था अभी भी वैसे ही भींगा हुआ है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे आग के पास बैठने पर भी वो आदमी इतना भींगा हुआ कैसे था? शरीर अभी तक क्यों नहीं सूखा? उस आदमी के शरीर से पहले जैसे ही पानी टपक रहा था उसी तरह अभी भी पानी टपक रहा है और अजीब सी सड़ी हुई सी गंध भी आ रही थी उस आदमी के शरीर से। ये बात उस आदमी से पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे शरीर का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। मगर मेरे ऐसा क्यों पूछने पर उस आदमी ने अपने चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। साथ ही साथ उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से गला हुआ नजर आ रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, मैं इस घर के मकान मालिक हूं और मैंने 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली है, मगर तू बिना पूछे मेरे घर में आया, तो अब तुझे इसकी गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चीख रहा था, मगर दूर दूर तक कोई घर ना होने के कारण मेरे चीखने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा था कि तभी मैं जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, जिससे वो भूत मुझे छोड़कर एकदम से गायब हो गया और मैं बारिश में भीगता हुआ वहां से भागकर गांव अपने घर आ गया। बाद में इस बारे में गांव वालों से बात करने पर पता चला कि वो आदमी थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था। वो अपने घर में किसी को भी आने नहीं देता था। अकेले रह रहकर उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी और आज भी कोई गलती से भी अगर उसके घर में चला जाता है तो उसकी आत्मा उसे मार डालती है, जिसके बाद से मैं भूल कर भी आते जाते वक्त उस घर की तरफ नहीं देखता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।